सो आज हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है ये समझने के लिए लेट्स सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दो ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। ऑप्शन 1 कि मैं आज आपको, दिस इज नाउ टाइम 0, आज मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं। ऑलराइट, दूंगा नहीं, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ऑप्शन 2 है कि लेट्स सपोज आपको मैं ये 10,000 रुपए आज नहीं 1 साल बाद दे रहा हूं। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑप्शन विल यू प्रेफर? कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? ऑफ कोर्स ऑप्शन 1, राइट? नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाई विल यू चूज ऑप्शन 1? आप ऑप्शन 1 क्यों चूज करोगे? इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? देयर आर 3 रीजंस व्हाई विल यू प्रेफर ऑप्शन 1। नंबर 1, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है भैया? A substantial and persistent rise in the general price level of an economy within a given period of time is called inflation. ये तो हुआ डेफिनेशन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आज जो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा उससे आप जितना सामान खरीद पाओगे, ऑलराइट, 1 साल बाद उसी 10,000 रुपए से उतना सामान नहीं खरीद पाओगे, उससे कम सामान खरीद पाओगे। क्यों? महंगाई बढ़ जाएगी। सो बेसिकली आप ऐसा मत सोचना कि कोई एक प्रोडक्ट या एक गुड का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स इट्स एन इन्फ्लेशन, सो इट्स अ सब्सटैंशियल एंड परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब ये इंडिसेस जो कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द जीडीपी, those goods and products, those goods and services that contributes towards the national income. Alright, इकोनॉमिक्स में मैं ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट आप ये समझो कि जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है तो इन लेमैन टर्म्स महंगाई बढ़ रही है। आज 10,000 रुपए से जितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप खरीद पाओगे इन जनरल, 1 साल बाद उससे कम क्वांटिटी खरीद पाओगे if there is inflation, if there is positive inflation, all right? And in general inflation is positive. Exceptions are there, but in general inflation is positive. So of course you will prefer option 1 considering the fact that there is inflation, all right? Inflation में एक joke है कि putting air in your tires used to be free, now it's cost $1. This is called inflation, all right? So the second point, why will you prefer 10,000 now, not 1 year down the line, is credit risk. Credit risk में ये दो चेहरा सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई आज मैं आपको 10,000 रुपए देने को रेडी हूं, आज मैं दे रहा हूं, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी अटैच टू इट। क्लियर? आज तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 साल बाद मैं कहां तुम कहां, ऑलराइट, मैं लंदन भाग गया तो क्या कर लोगे आप? ये छोड़ो, अगर मैं यहीं पे रहा 1 साल बाद क्या हो सकता है आपको क्या पता? हो सकता है मैं ना रहूं, हो सकता है आप ना रहे पेमेंट लेने के लिए, भगवान को प्यार हो गया, ऑलराइट? सो देयर इज अ मोर्टैलिटी रिस्क ऑल्सो इन्वॉल्व हियर, ऑलराइट? सो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क कि हो सकता है 10,000 रुपए 1 साल बाद ना मिले, मेरा इंटेंशन खराब हो जाए 1 साल बाद देने का, ऑलराइट? सो क्रेडिट रिस्क इज द सेकंड रीजन व्हाई विल यू प्रेफर 10,000 नाउ rather than 1 year down the line, alright? So the third and the most important reason is interest. Of course आपके दिमाग में सबसे पहला रीजन यही आया होगा, बट बिकॉज हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे तो ये मैं सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, इंटरेस्ट, ऑलराइट? आज अगर आप 10,000 रुपए लेते हो और आप सेविंग्स अकाउंट में डालते हो 10,000 रुपए, ऑफकोर्स 1 साल बाद आपको 10,000 से तो ज्यादा ही मिलेगा। क्लियर? 1 साल बाद उसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू will be more than 10,000 if you invest right now
in a savings bank account or which is considered to be risk free investment. Of course आप yes बैंक जैसा बैंक में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है. So credit risk, inflation and interest. All right. So what is interest? What is interest? Interest is basically cost of using money. Think about it. आज मेरे पास एक ज़मीन है. All right. I own the land. Now, if I want to set up a factory there, set up a shopping mall there, I can do whatever I want legally. All right. So, the whole point is कि if I'm not doing anything of my own, let's say एक फलाना आदमी आया मेरे पास कि सर मेरे को ये ज़मीन चाहिए, मैं अपना यहाँ पे बिजनेस सेटअप करूँगा, मेरे को ये ज़मीन चाहिए, आई डोंट वांट टू बाई इट, आई विल रेंट इट. ऑलराइट, मतलब मैं आपको किराए दूंगा, मैं खरीदूंगा नहीं. तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम एक्चुअली गिविंग द राइट्स टू यूज माई प्रॉपर्टी, टू यूज माई एसेट टू दैट पर्सन. आई एम deprived of using my own property, and for that person is paying me rent. Correct? In a similar way, आज आपके पास पैसा है, आप पैसे से शॉपिंग कर लो, आईफोन खरीद लो, जो मर्जी करो लीगली. ऑलराइट, बट आप वो पैसे से कुछ नहीं करके, आपके पास एक आदमी आया, आप उसको उधार दे दिए. आपके पास ₹1,00,000 था, आपने ₹1,00,000 उधार दे दिया. तो आप फ्री में उधार थोड़ी ना दोगे. फ्री में उधार दे रहे हो तो बताओ भाई, मैं भी लाइन में खड़ा हूं. ऑलराइट, सो आप अपना पैसा यूज नहीं कर रहे हो. यू आर डिप्राइव्ड ऑफ यूजिंग योर ओन मनी. ऑलराइट, यू आर गिविंग दैट पर्सन द राइट टू यूज योर ओन मनी. ऑलराइट, दैट इज इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ यूजिंग मनी. ऑलराइट, सो एक दूसरा डेफिनेशन ये बोला जा सकता है दूसरे नजरिए से कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगॉन इन केस ऑफ आइडल मनी. भाई आपके पास ₹1,00,000 है, आपने वो अलमारी में रखा 5 साल तक, क्या वो अंडा देगा? नहीं ना. तो वो ₹1,00,000 का ₹1,00,000 ही रहेगा. हो सकता है कम हो जाए, चूहे खा जाए तो. ऑलराइट, सो द होल पॉइंट इज कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू मिस्ड आउट. भाई आप बोलोगे कि भाई मैं शेयर्स में लगा लेता, शेयर में तो नुकसान भी हो सकता था, तो नुकसान से बच गए. लेकिन आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स से कुछ तो पैसा कमा सकते थे. आप सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करते, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते, गवर्नमेंट को उधार देते, आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट मिलता ही मिलता, फॉर श्योर, सर्टेनली. ऑलराइट, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू हैव फॉरगॉन बाय कीपिंग योर मनी आइडल. ऑलराइट, सो दैट इज द इंटरेस्ट. क्लियर? नाउ इंटरेस्ट बचपन से पढ़ते आ रहे अपने, 2 तरह का होता है. एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट. ऑलराइट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100, जिसमें इंटरेस्ट अमाउंट कभी चेंज नहीं होता. इंटरेस्ट अमाउंट प्रिंसिपल, जो इनिशियल प्रिंसिपल जो आप इन्वेस्ट करते हो उसी का एक परसेंटेज होता है, और वही अमाउंट हमें हर साल या हर टाइम पीरियड पे मिलता है. ऑलराइट, सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? P इंटू टी इंटू आर बाई 100. ऑलराइट, ये किस चीज का फॉर्मूला है? फॉर्मूला का एक साइड नहीं होता, दोनों साइड होता है. सो दिस इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट. ऑलराइट, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट. आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द अक्यूमुलेटेड वैल्यू, कि भाई ईयर्स तक, एन ईयर्स तक, जितना टाइम पीरियड तक आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद कितना रुपया अपने पास हाथ में होगा, कितना रुपया अपने बैंक अकाउंट में होगा. So that is called the accumulated value. So accumulated value is equal to principal plus interest. All right,
तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू P प्लस P इंटू T इंटू R बाय 100। ऑलराइट, इसको हमने P कॉमन लिया, 1 प्लस RT बाय 100। सो ये है फॉर्मूला अक्यूमुलेटेड वैल्यू का। ऑलराइट, देखो भाई, फॉर्मूला कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, फॉर्मूला वहीं का वही है, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा रिफाइंड हुआ है, ताकि देयर इज नो स्कोप फॉर कंफ्यूजन और डाउट। ऑलराइट, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप जैसा तरीका बताया गया है आप वैसा ही अडॉप्ट करोगे, आपको कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर? तो लिखने का तरीका क्या चेंज हुआ है ये देखते हैं। लिखने का तरीका ये है बेसिकली कि हम लोग अक्यूमुलेटेड वैल्यू की जगह हम लोग लिखेंगे अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम n। किस टाइम पे अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल रहे हो, हर एक टाइम पे अलग अक्यूमुलेटेड वैल्यू अलग अलग होगा। ऑलराइट, सो अक्यूमुलेटेड वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम। P की जगह हम लोग प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशन्ड इट इज एट टाइम 0। ऑलराइट, सो प्रेजेंट वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0, 1 प्लस, नाउ r बाय 100 की जगह हम लोग लिखेंगे i, ठीक है, और t की जगह लिखेंगे हम लोग n। हम लोग टाइम n पे निकाल रहे अक्यूमुलेटेड वैल्यू, सो 1 प्लस ni। सो दिस द फॉर्मूला जो कि हम लोग लिखते हैं फॉर सिंपल इंटरेस्ट। दिस द फॉर्मूला फॉर द अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू n of an investment of present value at time 0 invested for n years, where I is the simple rate of interest. Alright, now एक चीज ध्यान में रहे, ये जो I है ना, जिस टाइम पीरियड को I बिलोंग करता है, n भी आप उसी टाइम पीरियड के हिसाब से लिखोगे। क्लियर? सपोज मैं आपको बोलूं कि इन्वेस्टमेंट है 5 साल का। ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट है 5 साल का और सिंपल इंटरेस्ट है 2% पर हाफ ईयर। ऑलराइट, तो इसका मतलब है I इज इक्वल टू 0.02 और n जो आप लिखोगे, n आप 5 नहीं लिखोगे, n आप 10 लिखोगे, बिकॉज I is in terms of half year, therefore n should also be in terms of half year. पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्लियर? नाउ प्लीज ध्यान में रहे, हम लोग चाहे तो इनन्यूमरेबल क्वेश्चंस कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चंस बचपन से ही करते आ रहे हो। ऑलराइट, विल डिस्कस द डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चंस इन द लेटर क्लास, बट अभी मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं कि भाई अक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, n दिया हुआ है, आई नहीं पता, निकाल लोगे। सिंपल अलजेब्रा है, आई को उस साइड लेके जाओ, बाकी सबको इस साइड लेके आओ, आई निकल गया। सो लेट्स गो फर्दर। ऑलराइट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द other type of interest, that is called compound interest. Alright, तो लिखिए compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए पहले तो आप इसका पर्यायवाची लिख लो। एक काम करो, पर्यायवाची लिखो, सिनोनिम्स, इसका दूसरा नाम। कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिस्क डिस्काउंट रेट। रिस्क डिस्काउंट
रेट, ठीक है। नाउ कंपाउंड का मतलब ही इफेक्टिव होता है वैसे। सो एक एग्जांपल, बहुत बेसिक सा एग्जांपल, कि सपोज 10% है कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ऑलराइट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि वेयर इंटरेस्ट ऑल्सो अर्न्स इंटरेस्ट फॉर इटसेल्फ, देन इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। जब ब्याज पे भी ब्याज मिले तो बोला जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है पर एनम, एक साल बाद वो क्या हो जाएगा 100 + 10, ऑलराइट। और एक साल बाद क्या हो जाएगा, इस 100 का तो हमें मिलेगा 100 + 10, और इस 10 का मिलेगा 10 + 1, मतलब आफ्टर 1 ईयर दिस इज इक्वल टू 110 एंड आफ्टर 2 years दिस इज इक्वल टू 121, ऑलराइट। सो इस इंटरेस्ट पे भी जब आपको इंटरेस्ट मिले देन इट इज कंपाउंडिंग, क्लियर। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज A इज इक्वल टू P1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। ना हम लोग अपने तरीका के हिसाब से इसको लिखेंगे, क्लियर। हम लोग A की जगह लिखेंगे अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू n, क्लियर। हम लोग टाइम n पे निकाल रहे हैं, टाइम n तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्लियर। और P के जगह लिखेंगे, यू आर करेक्ट, t इज इक्वल टू 0 प्रेजेंट वैल्यू पे, 1 + I R/100 की जगह रेज़ टू द पावर n। अब आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी सेम नोटेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी सेम नोटेशन, डोंट यू थिंक इट इज कंफ्यूजिंग? मैं बोलूँगा नहीं, कंफ्यूजिंग कहाँ भाई, फॉर्मूला में रेज़ टू द पावर n है, ठीक है। और वही अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट t इज इक्वल टू n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 + ni। सो ये अंडरस्टूड होगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट है यहां पे, और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट यूज हुआ है, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई डाउट ना। ध्यान में रहे कि ज्यादातर हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट थ्रू आउट द करिकुलम। आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चंस में भी आपको ये वर्ड मेंशन रहेगा, तो इस चीज का थोड़ा सा आदत डाल दो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर। कोई डाउट? नाउ अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको 100 रुपए देता हूं, ठीक है, आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट और एक है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक साल बाद तो दोनों में 110 मिलेगा अपने को, अक्यूमुलेटेड वैल्यू हमारा एक साल बाद 110 होगा दोनों केस में। 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट में आपको मिलेगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू 120 और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 121 होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि आफ्टर 1 टाइम पीरियड, आफ्टर 1 ईयर, जनरली हम लोग ईयर्स में करते हैं कैलकुलेशन, अगर ईयर्स में नहीं कर रहे, टाइम पीरियड वाइज कर रहे हैं और दोनों सेम टाइम पीरियड के हिसाब से ही कंपेयर कर रहे हैं रिलेटिवली, तो अगर 1 टाइम पीरियड होगा तो उस टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के केस में अक्यूमुलेटेड वैल्यू बराबर होगा। लेकिन आफ्टर 1 टाइम पीरियड कंपाउंड इंटरेस्ट में अक्यूमुलेटेड वैल्यू ज्यादा होगा, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑल्सो अर्निंग इंटरेस्ट फॉर इट सेल्फ, क्लियर। विदाउट कैलकुलेटिंग, कैन यू गेस कि इसी एग्जाम्पल में हाफ ईयर के बाद, आज से हाफ ईयर के बाद किस में ज्यादा अक्यूमुलेटेड वैल्यू होगा? भाई ये तो सब कोई जानता था कि 1 साल बाद और 1 साल के बाद जितने भी ईयर्स है उसमें
कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा मिलेगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट से, और 1 साल बाद दोनों का बराबर होगा, करेक्ट। बट व्हाट अबाउट हाफ ईयर? हाफ ईयर के बाद इफ यू सी द फॉर्मूला विल बिकम 100 इंटू 1 प्लस 0.5 इंटू 0.1, 10% इंटरेस्ट है, दिस इज n, दिस इज i, ऑलराइट, एंड n मैंने years के टर्म्स पे ही लिखा है, ठीक है ना, हाफ ईयर, क्लियर। तो ये हो गया 105, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें कितना मिल रहा है? 100, 1.1 raised to the power 0.5, that is equal to 104 point something something 0.8808 ऐसे करके कुछ आएगा। लेट्स सी, 100 into 1.1 raised to the power 0.5, 104.8808। तो इसका मतलब है हाफ ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कम मिलेगा। क्लियर है? ये पेक्यूलियर चीजें मैं आपको बताते रहूंगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको ध्यान रहे, ताकि आप गलतियां ना करो, ऑलराइट। सो जाहिर सी बात है कि विद टाइम आप देखोगे अक्यूमुलेटेड वैल्यू इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, और सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप देखोगे कि ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नाउ ऑफ कोर्स ग्रेटर द टर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट मोर विल बी द अक्यूमुलेशन, और ये एक्सपोनेंशियल इफेक्ट का एक एग्जांपल देखो, गुड्डू एंड बबलू। गुड्डू भैया दोनों को $2 लाख मिला था, और 15% पर एनम इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, याद करो। नाउ गुड्डू भैया का इन्वेस्टमेंट था 10 साल के लिए, तो ये हुआ 809,112, इसे इतना मिला आफ्टर 10 ईयर्स। बबलू भैया का इन्वेस्टमेंट था 25 ईयर्स के लिए, तो इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 6583791। ऑलराइट, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन देखो, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट्स 5,000 pounds into a savings account that pays 10% simple interest at the end of each year. Clear? 10% is the simple rate of interest. Compare how much the investor would have after 6 years. After 6 years, क्या होगा if the money were invested for 6 years? ये तो बड़ा easy है। 5,000 accumulated value at t is equal to 6 पूछा आपसे, that is equal to 5,000 which is the present value or the invested amount at time 0। मतलब ये टाइम 0 है, 5,000 यहाँ इन्वेस्ट किया, टाइम 6 पे इसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा? इसे हम लोग फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, इसको हम लोग अक्यूमुलेशन बोलते हैं। क्लियर? और 10% सिंपल इंटरेस्ट है, तो 1 प्लस 0.1 इंटू 6। क्लियर? तो ये अमाउंट आएगा आपका प्लस 0.1 इंटू 6, ये हो गया 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इन्वेस्टेड फॉर 3 years देन इमीडिएटली री इन्वेस्टेड फॉर फर्दर 3 years। मतलब पहले आपने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, फिर जो भी अमाउंट आया वो अमाउंट को विड्रॉ करके फिर आपने उसी टाइम पे वापस इन्वेस्ट किया उतना ही अमाउंट जितना आपने विड्रॉ किया था। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट इज चेंजिंग आफ्टर 3 years। ठीक है? प्रिंसिपल अगर चेंज होता है आफ्टर 3 years, देन क्या होगा? देन अक्यूमुलेटेड वैल्यू पहले अपने टाइम 3 पे निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 5,000 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू 3, एंड दैट इज इक्वल टू
6,500, ऑलराइट। अब इसका मतलब ये है टाइम 0 पे आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया और टाइम 3 पे वो हो गया 6,500, ठीक है। अब क्या सीन है, अब दूसरा टाइमलाइन बन रहा है कि टाइम 3 पे आपने इन्वेस्ट किया 6,500, टाइम 6 पे वो कितना होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है वो चेंज हो रही है, ऑलराइट। सो नाउ अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट t इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, और ये पार्ट 2 का है, 6500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 इंटू 3, क्लियर। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 3 साल ही है। अच्छा, यहां पे ध्यान में रहे कि ये चेंज हो गया है प्रेजेंट वैल्यू एट t इज इक्वल टू 3, क्लियर है। सो बिकॉज देर इज अ सिचुएशन, देर इज अ चेंज ऑफ सिचुएशन इन द क्वेश्चन, क्लियर। तो ये हो रहा हमारा 8450, ऑलराइट। नाउ यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक तरह से कंपाउंडिंग ही हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड एवरी 3 इयर्स हुआ है। पॉइंट क्लियर। हुआ क्या कि 3 साल तक आपने जो इंटरेस्ट कमाया वो आपने विड्रॉ किया, वो अमाउंट भी आपने विड्रॉ किया, फिर आपने वापस से वो अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्लियर। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा चेंज हो गया, इसके वजह से वी हैव अर्नड मोर हियर एज कंपेयर टू 8,000 ईयर। इसका एक शॉर्टकट तरीका यही है कि आप डायरेक्टली लिखो accumulated value at t is equal to 6 is equal to 5,000 into 1 plus 0.3, alright, 0.1 into 3 0.3 होता है भाई। वापस से इसे accumulate करो 1 plus 0.3, alright, clear है। now let's discuss कि अगर ये compound interest होता तब क्या होता, alright। तो सेम एग्जांपल है, 5,000 आपने डिपॉजिट किया सेविंग्स अकाउंट में, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है। 6 साल बाद क्या होगा, इफ इट इज इन्वेस्टेड फॉर 6 years, इफ इट इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एंड देन इमीडिएटली री इन्वेस्टेड फॉर फर्दर 3 years। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी ही यही है कि प्रिंसिपल अमाउंट जैसे जैसे कम इंटरेस्ट कमाते जाओगे वैसे प्रिंसिपल अमाउंट भी चेंज होते रहेगा। इंटरेस्ट विल अर्न इंटरेस्ट ऑन इट सेल्फ, क्लियर। तो इसमें दोनों आंसर्स में कोई फर्क नहीं होगा, आंसर 1 और आंसर 2 दोनों का सेम रहेगा, ऑलराइट। सो दिस विल बी accumulated value at t is equal to 6 is equal to 5,000 into 1.1 1 plus I raised to the power 6। और अगर स्प्लिट करके करोगे तब भी बात बराबर पड़ेगा कि 5,000 उसको 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, रेज टू द पावर 3 इंटू 1.1 रेज टू द पावर 3, फिर फर्दर 3 years के लिए इन्वेस्ट किया, बात यहां बराबर है, ऑलराइट। सो योर आंसर विल बी 1.1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1.1 रेज टू द पावर 3, मतलब 1.1 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5,000, alright, 8857। क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ लिखो accumulation factor। accumulation factor का मतलब यह है कि प्रेजेंट वैल्यू को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि डायरेक्टली हमें accumulated वैल्यू मिल जाए, ऑलराइट। मतलब प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट विल बी इक्वल टू accumulated वैल्यू। दिस क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट accumulation factor,
accumulation factor. थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स पे जाएंगे. टेक्निकली अगर इसको लिखा जाएगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई a 0, n is equal to accumulated value at t is equal to n. Clear? Present value यहां हो गया accumulated value. तो प्रेजेंट वैल्यू को किस चीज से मल्टीप्लाई करे कि जिससे कि वो accumulated value बन जाए. ऑलराइट, सो इस नोटेशन का मतलब क्या है? दिस इज the accumulation factor. This is the accumulation. A0, n is the accumulation factor from time 0 to time n. 0 से n तक अगर accumulate करना है तो ये accumulation factor है. Clear? एक चीज और ध्यान में रहे, this is a convention कि अगर कुछ नहीं mentioned है, मतलब time 0 to n है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 है, क्लियर, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमारा 0 है तो इसे हमें ऐसे भी लिखा जा सकता है an. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? सो इसका और थोड़ा टेक्निकल फॉर्मूला हो गया कि भाई प्रेजेंट वैल्यू एट t इज इक्वल टू t1 मल्टीप्लाइड बाय accumulation factor from time t1 to time t2 is equal to accumulated value at t is equal to t2. Clear? Where t2 is greater than t1. Clear? मतलब ये टाइम है टाइम 1 t1 is टाइम 1. Clear? t1 मतलब टाइम 1 नहीं, in the sense कि टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो. क्लियर? एंड दिस इज t2. t2 t1 से बड़ा है, सिर्फ इतना पता है. क्लियर? t1 कोई भी वैल्यू हो सकता है, t2 कोई भी वैल्यू हो सकता है. क्लियर? तो यहां पे कोई आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और वो t2 पे कितना हो जा रहा है, दैट इज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम t2. और यहां पे जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम t1. तो यहां से यहां जाने का जरिया है accumulation factor from time t is equal to 1 to time t is equal to 2. तो a t1, t2 बोला जाएगा. अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल में देखोगे तो यहां पे भी हमने यही काम किया था. यहां पे हमने क्या किया था कि accumulated value at t is equal to 6 is equal to, ये क्या है, अगर this is 6500 is nothing but present value at t is equal to 3. All right, multiplied by 1 plus 3 into 0.1. This was the accumulation factor from 3 to 6. Point clear? And 3 is equal to t1, 6 is equal to t2. Clear? कि टाइम 3 पे आपने इन्वेस्ट किया 6500, तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 3. टाइम 6 पे कितना वैल्यू हो गया, दैट इज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 6. 3 से 6 जाने का जरिया इज a3, 6, accumulation factor from time 3 to time 6. क्लियर? नाउ accumulation factor का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट. accumulation factor का फॉर्मूला will differ according to what is given in the question. इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे. तो क्या दिया हुआ उसके हिसाब से accumulation factor का फॉर्मूला डिफर करेगा. पॉइंट क्लियर? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका मतलब क्या होता है. a t1, t2 का मतलब t1 से accumulate करना है t2 तक. क्लियर? सिमिलरली अगर 0 से n तक कर रहे तो उसे a0, n लिखा जाएगा. और अगर स्टार्टिंग पॉइंट टाइम 0 है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसका मतलब a0, 6 को हम लोग a6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? लिखने का तरीका और कुछ नहीं.
Now, if I compare whatever we have learned till now, कि simple interest में present value at time t is equal to 0 multiplied by 1 plus ni is equal to accumulated value at t is equal to n. कंपाउंड इंटरेस्ट या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n इज इक्वल टू अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टी इज इक्वल टू n. क्लियर? और हमने अक्यूमुलेशन फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट यही पढ़ा है कि प्रेजेंट वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय a 0, n इज इक्वल टू अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टी इज इक्वल टू n. क्लियर? तो यहां पे भी आप ये चीज लिख सकते हो. इन दोनों चीज में आप ये देख सकते हो कि a 0, n जो है वो ये है. क्लियर? इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अक्यूमुलेशन फैक्टर का फॉर्मूला वैरी करेगा. तो एक टेबल हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें हम लोग अक्यूमुलेशन फैक्टर भी लिखेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कि आप आगे पढ़ोगे वो भी लिखेंगे, और आइटम्स लिखेंगे कि उस आइटम्स के अकॉर्डिंग ये क्या क्या होगा. क्लियर? सो आई एम राइटिंग हियर अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर n years. ठीक है? तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में @i per annum. सो सिंपल इंटरेस्ट के केस में अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या है? 1 प्लस ni. क्लियर? वही कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो i per annum, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अक्यूमुलेशन फैक्टर इज 1 प्लस i रेज टू द पावर n. ठीक है? आगे बढ़े. ये आप एक जगह अलग से लिख के रखो क्योंकि हम लोग इसमें और आइटम्स भी ऐड करते रहेंगे, और यहां पे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर n years भी लिखेंगे. क्लियर? हर एक चीज के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर जब समझेंगे पढ़ेंगे तब हम लोग ये फिलिंग द ब्लैंक्स का खेल खेलेंगे. क्लियर? नाउ लिखो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है, सपोज मैं लिख रहा हूं 0 to 7 का अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना चाह रहा हूं, a 0,7. सो a 0,7 को हम लिख सकते हैं a 0,3 इंटू a 3,7. मतलब यहां से यहां तक का अक्यूमुलेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक का. ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं कि 3 लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो. a 0,1 मल्टीप्लाइड बाय a 1,7, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो a 0,2 मल्टीप्लाइड बाय a 2,4 मल्टीप्लाइड बाय a 4,7. क्लियर? मतलब कंसिस्टेंट रहना है, टाइमलाइन ड्रॉ करना है, और कहीं ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए. क्लियर? ऐसा नहीं कि आप ये लिख दो कि भाई a 0,3 इंटू a 4,7. भाई 3,4 भी तो है. क्लियर? सो आप ये लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. ऑलराइट? तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, इसको मैं अगर जनरलाइज करके लिखूं, तो लेट सपोज दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3. ठीक है? वी नो दैट T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 is greater than T1. Clear? So the accumulation factor from time T1 to time T3, यहां से यहां तक का accumulation factor is equal to accumulation factor
फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2 मल्टीप्लाइड बाय accumulation factor from time t2 टू टाइम t3, यहां से यहां तक का accumulation factor मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक का. ऑलराइट, क्लियर है? दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. क्लियर? एक पजल खेलते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कीजिए. 4600 is invested at time 0 and the proceeds at time 10 are 8200. क्लियर? टाइम 0 पे आपने 4600 इन्वेस्ट किया और टाइम 10 पे इसका वैल्यू हो गया 8200. क्लियर? आपको क्या बोला है? आपको कैलकुलेट करने बोला है A7,10 यहां से यहां तक का अक्यूमुलेशन फैक्टर बोला है निकालने. ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है. A0,9 दिया हुआ है, A2,4 दिया हुआ है, A2,7 दिया हुआ है और A4,9 दिया हुआ है. ठीक है, पॉज द रिकॉर्डिंग एंड सॉल्व दिस पजल एंड कैलकुलेट A7,10. आप यूज कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का फंडा जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, और मेरे हिसाब से अगर आप टाइमलाइन बना के करोगे कि क्या क्या टाइम आपको दिया हुआ है और कहां से कहां तक का आपको पता है और कहां से कहां तक का आपको निकालना है, आपके लिए इजी होगा. क्लियर? नाउ अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो ये रहा हमारा टाइमलाइन. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऑलराइट, हमें 0 से 10 तक का अक्यूमुलेशन फैक्टर दिया हुआ है. यहां से यहां तक का अक्यूमुलेशन फैक्टर हमें पता है, मतलब A0,10, क्योंकि 4600 अगर आपने इन्वेस्ट किया है और टाइम 10 पे वो इतना हो गया है, इसका मतलब 4600 मल्टीप्लाइड बाय A0,10 इज 8200. तो A0,10 को सब्जेक्ट बना के आप आंसर निकाल सकते हो. तो आपको दिया हुआ है 8200 बाई 4600. यह है A0,10. क्लियर? अभी कैलकुलेट करके रखना नहीं है, ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? 7,10 आपको चाहिए, मतलब यहां से यहां तक आपको चाहिए. क्लियर? 0 से लेके 9 तक का भी आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन, और 2 to 4 दिया हुआ है, और 4 to 9 दिया हुआ है. क्लियर? और 2 to 7 भी दिया हुआ है. क्लियर? अब एक बात बताओ, 7 से लेके 10 तक चाहिए आपको, 9 से 10 तो मिल जाएगा, पार्ट बाय पार्ट निकालने की कोशिश करो. 9 से 10 कैसे मिलेगा? A0,10 0 से लेके 10 तक इज इक्वल टू A0,9, दिस इज गिवन मल्टीप्लाइड बाय A9,10. तो ये 9,10 तो मिल जाएगा भाई लोग. क्लियर है? सो इट इंप्लाइज A9,10 इज इक्वल टू A10 बाई A9. ध्यान में रहे, स्टार्टिंग पॉइंट अगर 0 है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर? तो A9,10 भी आपको मिल जाएगा. क्लियर? निकाल के साइड रख दो. ठीक है? अब अगर आपको 7,9 मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा. अब देखो बाकी इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उससे 7,9 निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है. देखो ये बात देखो, तो मैं यहां साइड लिख रहा हूं कि आपको A9,10 मिल गया है, एंड दैट इज नथिंग बट A0,10 विच इज 82 बाई 46 डिवाइडेड बाई A9 विच इज 1.8. क्लियर? अब A2,9 आप निकाल सकते हो, नहीं दिया हुआ है बट निकाल सकते हो. ठीक है? दैट इज इक्वल टू A2,4 यहां से यहां तक का मल्टीप्लाइड बाई A4,9 यहां से यहां तक का इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, और A2,7 आपको दिया हुआ है,
क्लियर भाई? ये तो क्लियर कट है कि आप 7,9 आराम से निकाल सकते हो ये दोनों इंफॉर्मेशन यूज करके कि भाई a 7,9 इज इक्वल टू a 2,9 डिवाइडेड बाय a 2,7। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो इसका मतलब है a 7,9 मिल गया, a 9,10 मिल गया। इन दोनों पीसेस को अगर आप एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा a 7,10। क्लियर है? इसका कैलकुलेशन देख लो। सबसे पहले a 9,10 के लिए 82 बाई 46 डिवाइडेड बाय 1.8। क्लियर? इसको डेसिमल में लाना है तो ये आप प्रेस कर सकते हो S to D। ठीक है? अब ये जो भी आया है इसे आप स्टोर कर लो। स्टोर कैसे करते हैं? शिफ्ट STO। जब आप शिफ्ट दबाते हो ना, जितने भी येलो कैरेक्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये STO RCL के ऊपर देखो STO लिखा हुआ है। तो स्टोर, पहले तो शिफ्ट 9 3 इक्वल टू कर लो, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू, ठीक है, रीसेट कर लो। ठीक है? फिर 82 ओवर 46 डिवाइडेड बाय 1.8 जो भी आया, शिफ्ट स्टोर A। क्लियर? अब A का वैल्यू A 9,10 से स्टोर हो गया। क्लियर? अब आपको A 7,9 चाहिए। A 7,9 is A 2,9, 2,9 is this, 2,9, 2,4 is 1.1 multiplied by 4,9 which is 1.45। क्लियर? सो न्यूमरेटर में है A 2,9, डिनोमिनेटर में है A 2,7, 2,7 गिवन है 1.32। तो इसका जो भी वैल्यू आया, शिफ्ट स्टोर B। ठीक है? अब B में 7,9 है और A में 9,10 है। हमें क्या करना है? A इंटू B करना है। तो अल्फा A, अल्फा प्रेस करोगे तो जितने भी पिंक कैरेक्टर्स है वो एक्टिवेट होते हैं। तो अल्फा A मल्टीप्लाइड बाय अल्फा B। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। A 7,10 is equal to 1.967। alright, 1.1967। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़े। नाउ लिखिए सिंपल डिस्काउंट। पहली बात तो डिस्काउंट का मतलब समझिए। बेसिकली आप प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट चार्ज करते हो और इंटरेस्ट को ऐड करते हो प्रिंसिपल पे, तब आपको अक्यूमुलेटेड वैल्यू मिलता है। ठीक है? मतलब जब आपने इंटरेस्ट पढ़ा था तो ऐसा कुछ पढ़ा था कि 100 प्लस 10%, अगर 10% सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो भी, मैं साल भर का ही ले रहा हूं, प्लस 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 110। क्लियर? मुझे एक ऐसा रेट चाहिए जो मैं 110 पे चार्ज करके माइनस करूं और 100 मिले, उल्टा जाना है। क्लियर? मतलब 110 को मैं कितना परसेंट से डिडक्ट करूंगा 110 का, जिससे कि मेरे को 100 मिले। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो परसेंटेज है दैट इज नथिंग बट डिस्काउंट। क्लियर? मतलब डिस्काउंट जनरली कहां यूज होता है? अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स देखोगे तो उसमें ये बोला जाता है कि भाई 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है नॉमिनल, वो 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। एक साल का ट्रेजरी बिल 100 रुपए का नॉमिनल वैल्यू 1% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब एक साल बाद आपको 100 मिलेगा
और आज वो आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब 10% ऑफ 100, क्लियर, मतलब 90 पे मिल रहा है, मतलब आज आप 90 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो और एक साल बाद वो 100 हो जा रहा है, क्लियर। तो क्या इसमें 10% इंटरेस्ट है? नहीं, इंटरेस्ट रेट तो 10% से ज्यादा है, ऑफ कोर्स, बिकॉज 90 प्लस 10% ऑफ 90 will give you 99, not 100, clear? So here what we are doing is कि 100 minus what percentage of 100 will give me 90. So 100 minus 10% of 100 will give you 90, clear? तो ये जो 10% ये डिस्काउंट है, ऑफ कोर्स इसका इक्विवेलेंट इंटरेस्ट, इसी सिनेरियो में इक्विवेलेंट इंटरेस्ट के टर्म्स पे देखा जाए तो ये 10% से ज्यादा है, ये है बेसिकली 100 डिवाइड बाय 90 माइनस 1, तो ये है 11.11%, ऑलराइट, मतलब 90 प्लस 11.11% अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अगेन ये रेकरिंग है, of 90 will give me 100. Point clear? तो कहने का तात्पर्य यह है कि डिस्काउंट इज चार्ज्ड ऑन द अक्यूमुलेटेड वैल्यू, डायरेक्टली चार्ज्ड ऑन द अक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है, whereas interest is directly charged on the present value or the principal amount, clear? तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू से कितना परसेंट हम लोग डिडक्ट करेंगे ऑफ अक्यूमुलेटेड वैल्यू इटसेल्फ कि हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए, क्लियर? दैट परसेंट इज कॉल्ड डिस्काउंट, क्लियर है? तो अगर आपने इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ रखा है तो आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी सबसे पहले तो इसका पर्यायवाची लिख लो, सिंपल डिस्काउंट इज ऑल्सो नोन एज कमर्शियल डिस्काउंट। Simple discount is also known as commercial discount, clear? Now in case of simple interest हमने ये पढ़ा था कि present value at t is equal to 0 multiplied by 1 plus ni is equal to accumulated value at t is equal to n. In case of simple discount this will be accumulated value at t is equal to n multiplied by 1 minus nd is equal to present value at t is equal to 0, clear? D is the simple rate of discount, clear? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नाउ लिखो कंपाउंड डिस्काउंट। भाई लोग ध्यान में रहे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और पर्यायवाची क्या था? रिस्क डिस्काउंट रेट। रिस्क डिस्काउंट रेट अलग चीज है, यहां पे हम लोग पढ़ रहे कंपाउंड डिस्काउंट एंड सिंपल डिस्काउंट, ये अलग चीज है, क्लियर है? सो कंपाउंड डिस्काउंट इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट, इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट, क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या किया था कि भाई प्रेजेंट वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n इज इक्वल टू अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टी इज इक्वल टू n। पॉइंट क्लियर? कंपाउंड डिस्काउंट के केस में यू कैन गेस, इट्स वेरी इजी। present value at t is equal to 0 will be subject is equal to accumulated value at t is equal to n multiplied by 1 minus d raised to the power n. Point clear? कोई दिक्कत, कोई डाउट? Where d is the effective rate of discount, clear? Effective rate of discount. Now heading डालो discounting factor। डिस्काउंटिंग फैक्टर बेसिकली ये है कि अक्यूमुलेटेड वैल्यू को
किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा? तो ये जो चीज है, दिस इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग फैक्टर. पॉइंट क्लियर? इन टेक्निकल टर्म्स, accumulated value at t is equal to n multiplied by vn, ठीक है, is equal to present value at t is equal to 0. Point clear? मतलब this is the discounting factor from time n to time 0. मतलब पीछे जाने के लिए का जरिया है डिस्काउंटिंग फैक्टर, आगे जाने का जरिया है अक्यूमुलेशन फैक्टर. पॉइंट क्लियर है? हमने ये भी पढ़ा है, ध्यान में रहे, कि प्रेजेंट वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय ए एन. ध्यान में रहे, ए एन इज नथिंग बट ए 0, एन. क्लियर? इज इक्वल टू accumulated value at t is equal to n. So present value at t is equal to 0 multiplied by accumulation factor from time 0 to time n is equal to accumulated value at t is equal to n. Point clear? अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो क्या होगा? Can I write discounting factor is nothing but 1 by accumulation factor. This is the golden rule. ये CT1 का गोल्डन रूल है, समझ लो, कि डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इनवर्स ऑफ अक्यूमुलेशन फैक्टर, या फिर अक्यूमुलेशन फैक्टर इज इनवर्स ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर. क्लियर? डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर से अभी प्रेजेंट में आने के लिए, अक्यूमुलेशन फैक्टर यूज करते हैं प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए. क्लियर? अक्यूमुलेट करना मतलब फ्यूचर में जाना, ठीक है, और किसी अमाउंट को खींचना है, प्रेजेंट में लाना है, तो डिस्काउंट किया जाएगा, देन विल यूज डिस्काउंटिंग फैक्टर. क्लियर? अच्छा, इसका मतलब यह है कि Vn इज नथिंग बट 1 बाई ए 0, या फिर 1 बाई ए एन. क्लियर है? ना ध्यान में रहे भाई लोग, बुक में कहीं पे भी Vn को हम लोग ऐसे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई नोटेशन नहीं हुआ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम लोग टाइम 0 पे ही डिस्काउंट करते हैं. पॉइंट क्लियर? अगर आपको किसी और टाइम पे डिस्काउंट बैक करना है, आई वुड से राइट इट इन टर्म्स ऑफ ए एन. क्लियर? राइट इट इन दीज टर्म्स कि 1 बाई ए 0,3 या 1 बाई ए 3,6. ठीक है? पॉइंट क्लियर? तो इसका मतलब है कि कोई एक अमाउंट है, टाइम 6 पे, टाइम 3 पे लाना है उसको, तो 100 आपने इन्वेस्ट, 100 इज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 6, आपको टाइम 3 पे वैल्यू चाहिए, तो 100 इंटू 1 बाई ए 3,6 इज द प्रेजेंट वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 3. क्लियर? ऑफ कोर्स अगर आप इसको उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 से इक्वेट हो जाएगा. बात बराबर है? क्लियर? नाउ हमने जो भी चीज पढ़े, अभी तक, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल डिस्काउंट, कंपाउंड डिस्काउंट, उसको हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर और अक्यूमुलेशन फैक्टर के हिसाब से लिखा जा सकता है. क्लियर? कैसे? देखो भाई लोग, ये चीज ध्यान में रहे, अक्यूमुलेटेड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू. क्लियर? और प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू अक्यूमुलेटेड वैल्यू. ठीक है? या फिर इसका उल्टा लिखना आपको कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू अक्यूमुलेटेड वैल्यू लिखा जा सकता है. और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि accumulated value multiplied by 1 over accumulation factor is equal to present value. Clear? लिखने का तरीका है. Point clear? Now सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमने पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू एट t is equal to 0 multiplied by 1 plus ni is equal to accumulated value at t is equal to n.
इसका उल्टा भी ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर मुझे accumulated value at t is equal to n multiplied by 1 over 1 plus ni should give me present value at t is equal to 0. क्लियर? तो इस केस में ये हो गया आपका accumulation factor for n years और ये हो गया आपका discounting factor for n years. And this is consistent with the fact कि discounting factor is equal to 1 over accumulation factor and vice versa. ठीक है? So similarly, अगर हम लोग को accumulation factor किसी चीज का पता है तो उसका उल्टा will be the discounting factor in that terms. Clear? तो इसका मतलब है अभी जो हमने दो आइटम्स पढ़ा है, सिंपल डिस्काउंट की accumulated value at t is equal to n multiplied by 1 minus nd is equal to present value at t is equal to 0. और हमने पढ़ा है कंपाउंड डिस्काउंट के तहत accumulated value at t is equal to n multiplied by 1 minus d raised to the power n is equal to present value at t is equal to 0. क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये है डिस्काउंटिंग फैक्टर. इस इक्वेशन से कंपेयर करो इन दोनों को, तो ये है डिस्काउंटिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सिंपल डिस्काउंट और ये है डिस्काउंटिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड डिस्काउंट. पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब है अक्यूमुलेशन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सिंपल डिस्काउंट इसका उल्टा होगा और अक्यूमुलेशन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड डिस्काउंट इसका उल्टा होगा. पॉइंट क्लियर है? तो रिमेंबर वो जो टेबल हमने किया था उसका फिलिंग द ब्लैंक्स अभी कर सकते हैं ना. सो लेट्स गो टू द टेबल. ओके, सबसे पहले तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख लो कि डिस्काउंटिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो अक्यूमुलेशन फैक्टर है उसी का उल्टा होगा. तो कैन आई राइट 1 प्लस ni रेज टू द पावर -1. क्लियर? और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आई रेज टू द पावर -n. कोई दिक्कत, कोई डाउट? 1 बाई लिखोगे या पावर में -1 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? सिंपल डिस्काउंट एट द रेट डी पर एनम. तो सिंपल डिस्काउंट के केस में 1 माइनस एन डी वॉज द डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर n years. तो उसका अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा? इसी का उल्टा. तो 1 माइनस एन डी रेज टू द पावर -1. लास्ट वाला आई होप आप लोग खुद से फिलअप कर पाओगे. नॉट अ बिग डील, ट्रॉफी नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. कंपाउंड डिस्काउंट एट द रेट डी पर एनम. डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 1 माइनस डी रेज टू द पावर n और accumulation factor is 1 minus d raised to the power -n. ठीक है? क्लियर है भाई लोग? तो ये टेबल ध्यान में रहे. इसके आगे भी जब हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ कुछ आइटम्स ऐड करेंगे. कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट और फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के लिए भी हम लोग आगे 2 आइटम और ऐड करना बाकी है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो क्लियर? नाउ फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बड़ा इजी सा है. इतना इजी है कि एग्जाम में आएगा ही नहीं. ठीक है. सो गिवन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 euros, कैलकुलेट द अक्यूमुलेशन आफ्टर 5 years. मतलब आपने टाइम 0 पे 1000 इन्वेस्ट किया है और टाइम 5 पे इसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए. ठीक है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द अक्यूमुलेटेड वैल्यू यूजिंग सिंपल डिस्काउंट ऑफ 8%, यूजिंग कंपाउंड डिस्काउंट ऑफ 8%, यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%. इसका मतलब क्या है? वी नीड अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट t इज इक्वल टू 5. दैट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय a 0,5. कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो इसे आप सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स पे लिख सकते हो. 1000 इंटू सॉरी सिंपल डिस्काउंट के टर्म्स पे 1 माइनस 0.08
मल्टीप्लाइड बाय 5, ये तो हुआ डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 5 ईयर्स, इसका अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 5 ईयर्स क्या होगा? टू द पावर -1। नहीं समझ में आ रहा, टेबल रेफर करो, टेबल में क्या लिखा आपने चेक करो कि अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर 5 ईयर्स इन टर्म्स ऑफ सिंपल डिस्काउंट क्या होगा। क्लियर? इसका वैल्यू आएगा आपका 1,666.67। यूरोज है, सॉरी भाई लोग, यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स में बहुत बार गड़बड़ होता है। क्लियर? कंपाउंड डिस्काउंट ऑफ 8%, बी के केस में आपका होगा ये 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.92, 1 माइनस डी इज 0.92, ठीक है ना? डेसिमल्स में लिखने का आदत डाल लो, काम आएगा। रेज टू द पावर -5, 1000 इंटू 0.92 रेज टू द पावर -5, 1517.26। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8%, 1000 multiplied by 1.08, 1 plus I raised to the power 5, very simple, 1.08 raised to the power 5 into 1469.33। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये मिटा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? अ पेमेंट ऑफ 2000 यूरोज इज ड्यू इन 4 years टाइम, ठीक है? 4 साल बाद 2000 ड्यू है, टाइम 0 पे इसका क्या वैल्यू होगा ये पूछा गया। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ध्यान दे, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस टाइम पे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट आप टाइम 0 पे ही निकालोगे। क्लियर? सो आपको क्या करना है? डिस्काउंट बैक करना है, किसी भी चीज को पीछे लेके जाना है तो डिस्काउंटिंग। सो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट 2000 मल्टीप्लाइड बाय V4, ठीक है? या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई a 0,4, आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना है। ऑलराइट, सो a के केस में दिस विल बी 2000 इंटू 1 प्लस ni विच इज 0.03 इंटू 4 होल टू द पावर -1। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि हम लोग डिस्काउंट बैक कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान में रहे, जब हम लोग अक्यूमुलेशन कर रहे हैं, जब हम लोग आगे लेके जा रहे फ्यूचर में, तब अक्यूमुलेशन फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पावर नेगेटिव नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? अक्यूमुलेशन फैक्टर में पावर में देखना नेगेटिव तब आता है जब डिवाइड होता है, 1/, होता है, ठीक है ना? तो जब उल्टा काम करते हो तो इंटरेस्ट यूज करके अक्यूमुलेट कर रहे हो तो पावर में नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? इंटरेस्ट यूज करके अक्यूमुलेट कर रहे हो तो पावर में नेगेटिव नहीं होगा। इंटरेस्ट यूज करके, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, डिस्काउंट बैक कर रहे हो तब पावर में नेगेटिव होगा। क्लियर? और डिस्काउंट के लिए उल्टा, कि डिस्काउंट यूज करके अगर अपने अक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो पावर नेगेटिव होगा। डिस्काउंट यूज करके हम लोग डिस्काउंट बैक कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगा। पॉइंट क्लियर है? तो इसका वैल्यू है बेसिकली 1 प्लस 0.03 इंटू 4
raised to the power -1 multiplied by 2000, सॉरी यहाँ प्लस 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया था वहाँ भूल से 0.04 0.03 into 4. Be very careful with the calculations, do not make such silly errors. 1785. .71, ठीक है. बी में सिंपल डिस्काउंट ऑफ 3%, that is nothing but 2000 into 1 माइनस डिस्काउंट है तो माइनस 0.03 into 4, that's it. $1760. Compound interest of 3%, तो 1.03 1 plus I raised to the power minus n, this -4, that is equal to $1776.97. पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नाउ एक चीज ध्यान में रखो, इंटरेस्ट चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, डिस्काउंट चाहे सिंपल हो या कंपाउंड हो, अगर पॉजिटिव है तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से बड़ा होगा, ठीक है. तो देखो हमने जैसे ये कैलकुलेट किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ 2000, अक्यूमुलेटेड वैल्यू था 2000, ये जितने भी वैल्यूज है 2000 से कम है. क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये सारे पॉजिटिव थे, +3%, +3%, +3%. क्लियर? उससे हम लोग क्या करें उससे मतलब नहीं, लेकिन ये ध्यान में रहे कि प्रेजेंट वैल्यू अक्यूमुलेटेड वैल्यू से छोटा होता है अगर इंटरेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है. ऑफ कोर्स अगर इंटरेस्ट नेगेटिव होगा तो उल्टा होगा ना. शेयर में आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपया, आज 1 साल बाद वो 90 रुपया हो गया, नुकसान खाए ना. तो इसमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नेगेटिव है. पॉइंट क्लियर? सो गाइस यहीं तक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट. तब तक के लिए अलविदा.